जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज ऑफ विद मास्टर जी में। हमने एच स्टेट का जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था 4 दिसंबर को, उसके आंसर की डाल दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अभी हम जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, पहले 30 क्वेश्चन उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था कौन सी होती है? ये उत्क्रमणीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी। ये जो अवस्था की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी की बात की थी, ये जीन पियाजे जी के द्वारा की गई थी। और पियाजे जी ने जो उसकी अवस्था थी ये हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में उन्होंने इस बारे में बताया था कि बच्चे के अंदर जो है रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। और जो ये एज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, ये कौन सी एज में होती है यानी कि कौन से साल तक ये हमें देखने को मिलती है? होती है 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंदर ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहती है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अभी ये रिवर्सिबिलिटी होता क्या है? ये होता है कि एक बच्चा है जो वो ये समझ जाता है कि यदि किसी संख्या को हम आगे पीछे कर दें यानी उसको पलट दिया जाए तब भी उसकी वैल्यू समान रहती है। कैसे? जैसे कि यदि a प्लस बी की वैल्यू 4 दे रखी है और इसमें हम a की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा 4 माइनस बी। अगर किसी बच्चे को दिखाया जाए तो वो कहेगा कि ये दिखाओ और ये दिखाओ, दोनों इक्वेशन अगर साथ में दिखाएं तो कहेगा कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि बस इनकी संख्याएं जो पलटी गई है, रिवर्स की गई हैं, फिर भी इसकी जो वैल्यू है वो समान रहेगी। तो ये जो गुण होता है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे के अंदर पैदा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, ये निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है? ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद हंस रहा है, इसमें बच्चा ना जीववाद की जो भावना है यानी कि एनिमिज्म की जो भावना है उसको प्रदर्शित करता है। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म में बच्चा क्या है, ये सोचता है कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो भी सजीव हैं, उनके अंदर भी जीवन है, वो भी सुख दुख महसूस कर सकते हैं। ये सब बच्चा सोचता है। किस एज में सोचता है ये बच्चा? ये हमारी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था के दौरान बच्चा इस बारे में सोचता है। ये भी जीन पियाजे जी के द्वारा ही बताया गया था। इसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी दीवार को बच्चे के सामने डंडे से मारें तो बच्चा क्या है, हमें ये कहेगा कि नहीं आप दीवार को मत मारो क्योंकि इसको दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ उसको ये लगता है कि जो दीवार है ये भी सजीव और उसको भी दर्द होता है। तो इसी को एनिमिज्म कहा जाता है, इसी को जीववाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है किसने दिया था? 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये दिया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। जो जेपी गिलफोर्ड जी थे उन्होंने ये जो थ्योरी ये दी थी और इस थ्योरी को उन्होंने उनके अनुसार बुद्धि के 3 आयाम बताए थे, 3 डायमेंशन बताए थे। वो डायमेंशन हैं संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। कौन कौन से? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। यानी कि हम इंग्लिश में कहें तो ऑपरेशन आता है, एक ऑपरेशन आएगा, दूसरा आएगा हमारा कंटेंट। कंटेंट इसी के अंतर्गत आता है जिसको हम विषय वस्तु बोलते हैं। और फिर इसके बाद आता है हमारा थर्ड वन प्रोडक्ट, इसके अंदर तीसरा आता है प्रोडक्ट। ये 3 चीज़ों के बारे में इसके बारे में ये जीन पियाजे के द्वारा बताया गया था। तो विसंक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसको डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी इसको डिटेल में नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो इसके अभी 3 अवस्थाएं बताई हैं इन तीनों के भी अलग अलग भाग होते हैं। संक्रिया को 5 भागों में बांटा गया है, विषय वस्तु को 4 भागों में और उत्पाद को 6 भागों में बांटा गया है। तो जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड के द्वारा, उसने 3 आयाम बताए थे, डायमेंशन बताए थे बुद्धि के, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। इतना ही जान लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत जो किसने प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा ये दिया गया था? इसमें क्या है, ये दिया गया था मैक्लीलैंड के द्वारा। मैक्लीलैंड जी ने ये 1975 में दिया था। और इसमें उन्होंने कहा था कि जो ऐसे कार्य जो चुनौतीपूर्ण है और कठिन कार्य हैं, ऐसे कार्यों को करते समय हम ये कोशिश करते हैं कि
इसमें हम निपुणता प्राप्त कर लें और एक संतोषजनक निपुणता प्राप्त करें। और जो ये हमारी आशा है निपुणता प्राप्त करने की, इसी को उपलब्धि और ये अभिप्रेरणा कहा जाता है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा ये टेस्ट की बात की गई है इसको हम कैट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैट। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये एक साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था लियोपोल्ड बेलेक, और इसके साथ में किसने काम किया था? सोनिया सोरेल बेलेक के द्वारा इसके साथ में काम किया गया था। और जो पहली बार इसको पब्लिश किया गया था वो 1949 में इसको पब्लिश किया गया था। और ये जो टेस्ट था, कैट टेस्ट है, जो ये किस पे बेस्ड था? ये बेस्ड था पिक्चर स्टोरी टेस्ट, जिसको हम थीमेटिक अप्रेंटिस टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि टेट। जो कैट है वो किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? टेट पे आधारित है, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट पे आधारित है। इसके बाद आगे चलते हैं। और जो ये टेस्ट है TAT, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जो इसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? इसको दिया गया था हेनरी के द्वारा दिया गया था, हेनरी मूरे के द्वारा। और बच्चों के लिए था, जो कि या तो 10 वर्ष के बच्चे हैं या फिर 10 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे हैं, उनके लिए ये उनको दिया गया था। और वो अडल्ट भी हो सकते हैं, यानी कि 10 साल से नीचे का बच्चा नहीं था, 10 साल या 10 साल से ऊपर वो अडल्ट भी हो सकता है। इसमें क्या है, एक सीरीज़ दी गई थी, स्टैंडर्ड सीरीज़ दी गई थी, जिसमें 31 पिक्चर होती थी। और उनको परसेप्शन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के आधार पर वो उनको एसेस किया गया था, यानी कि उनका मूल्यांकन किया गया था। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो इसमें यह था कि बच्चों को तस्वीर दे के कुछ और उन पे कुछ स्टोरी लिखने के लिए या कुछ अपनी तरफ से, जैसे बोलते हैं कि कोई आपको चित्र दिखा देता है और चित्र दिखा के बोले कि इस पर कुछ निबंध लिखो, इस तरह का लिखने के लिए बच्चों को बोला जाता था। तो उसी को बोलते थे थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। तो सिंपल भाषा में आपका ये है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है, यानी कि अगर हमें IQ लेवल पता करना हो तो कौन से फार्मूले के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा MA/CA इंटू में 100। यहाँ हमारा MA से मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो हमारी वास्तविक एज है, रियल एज है। और इंटू में 100 कर देंगे तो उससे हमारा क्या निकलाएगा? IQ लेवल निकलाएगा। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये जो सबसे पहले इसको निकालने के लिए जो फार्मूला दिया था, ये औपचारिक रूप से सबसे पहले IQ का अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन थे। उन्होंने 1905 में बुद्धि मापन का सबसे पहले सफल प्रयोग किया गया था। लेकिन बाद में 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हुए विलियम सार्टन, उनके द्वारा बुद्धि का जो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय था, कॉन्सेप्ट था, ये विकसित किया गया था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि मापन का सफल प्रयोग करा था। और उसके बाद 1912 में जो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था किसने? विलियम सार्टन के द्वारा। और ये हमारा मेंटल एज और जो हमारी जो IQ लेवल निकालने का जो फार्मूला होता है ये रहता है। ये कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, 90 से 110 की जिसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल है तो वो किस श्रेणी में आता है? वो इस हमेशा एवरेज श्रेणी में रहेगा। जिसका 90 से 120 में वो रहेगा एवरेज। यदि 90 से वो 110 से 100 हमारा 20 के बीच में आता है तो ये वो रहेगा हाई एवरेज। कैसा रहेगा? हाई एवरेज। और यदि 120 से 130 के बीच में जाएगा तब जाके वो बनेगा सुपीरियर बच्चा। और यदि 130 से भी ऊपर चला जाए, 130 से भी अगर वो ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं गॉड गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं ना, जिसको वो उसकी जो IQ लेवल होता है वो 130 प्लस होती है। कितना होता है? 130 प्लस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे नीचे आएंगे तो जैसे कि ये बोलें कि यदि IQ लेवल अब 90 से भी नीचे है, यानी कि 80 और 89 के बीच में हो तो इसको बोलेंगे बिलो एवरेज है, यानी कि लो एवरेज है। और अगर 70 से 79 के बीच में है तो उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन, या ना सीमावर्ती पर आता है वो। और यदि 70 से भी कम है, 70 से कम है तो उसको रिटार्टेड बोलते हैं, यानी कि मंदित, जिसमें एक तरह से जो प्रॉब्लम होती है मेंटली और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है, जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं होता, यानी कि वो बच्चा जो नॉर्मल नहीं है वो 70 से कम आते हैं उसके IQ लेवल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है
कि कौन सी जो तकनीक है वो दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है। ये हमारे का आ जाएगा टेलर फ्रेम होता है, जो ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए यूज़ किया जाता है, और जो ये मैथमेटिक्स सिखाने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है। और ये टेलर फ्रेम दिखता कैसा, अभी मैं एक बार वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है टेलर फ्रेम, इसी को टेलर फ्रेम बोला जाता है, और ये मैथमेटिक्स सिखाने के लिए बच्चों को यूज़ किया जाता है। और ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है जो दृष्टिबाधित देख नहीं पाते, यानी कि जो देख नहीं पाते वो बच्चे कैसे करते हैं, वो छूकर कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से ये टेलर फ्रेम उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। पहले एक बार देख लेते हैं बोबोडोल पर अधिगम जो किया गया था वो क्या है। ये जो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट था ये कोलबर्ग के द्वारा किया गया था, और इसका बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या किया उसने कि कुछ बच्चे लिए और उन बच्चों को एक फ़िल्म दिखाई गई, यानी कि सॉरी कि वो फिल्म दिखाई। फिल्म में क्या था, एक फिल्म में कि एक बच्चों को ना, एक बच्चे को भेजा हमने एक बड़े से कमरे में, और उस बड़े से कमरे में क्या बहुत सारे खिलौने रखे हैं, कुछ छोटे खिलौने हैं, कुछ बड़े खिलौने हैं, और जो बड़ा खिलौना है, बड़ा जो गुड्डा है, उसको बोबोडोल कहा गया था। अब एक कमरे में जो लड़का गया उसने जाते ही क्या चारों तरफ देखा, बहुत सारे खिलौने देखे, तो वो उन खिलौनों को देख कर ना चिड़चिड़ा महसूस करता है। यानी कि वो जो लड़का था वो बड़ी एज का था, यानी कि छोटा बच्चा नहीं था, थोड़ी सी बड़ी एज का था। तो इसलिए उसने खिलौनों के प्रति क्या है, आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित किया। वो उन खिलौनों को जाकर मारने लगा, पीटने लगा। जो सबसे ज़्यादा जो गुस्सा किया उसने उस बड़े खिलौने पे किया, बोबोडोल पर किया। और इस तरह से किया कि उसको पहले तो बहुत मारा, फिर उसको फेंक दिया, और फिर लास्ट में जाकर उस खिलौने के ऊपर ही बैठ गया, यानी कि बोबोडोल के ऊपर बैठ गया। फिर लास्ट में एक फिल्म में अगली बार जो दूसरा बच्चा गया, ये जो घटनाक्रम है इस तरह का, ये अलग अलग बच्चों को दिखाया गया। यानी कि ये एक फिल्म है, एक बच्चे को दिखा दिया कि इस तरह से बच्चा गया, खिलौनों को देखा और इस तरह से व्यवहार किया, और सभी बच्चों को ये फिल्म दिखाई। अब जिन जिन बच्चों ने ये फिल्म देखी थी, फिर उसको अलग अलग, उसके आगे का जो भाग है वो अलग अलग बच्चों को एक एक करके दिखाया गया। एक बच्चे को दिखाया गया कि जब उसने आक्रामक व्यवहार किया तो उसको पुरस्कार दिया गया, उस मॉडल को पुरस्कार दिया गया। और एक व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की, इसलिए उसको पुरस्कार दे दिया गया। दूसरी फिल्म में दूसरे बच्चे को दिखाया गया कि लड़के ने जो आक्रामक व्यवहार किया था उसके लिए उसको दंड दिया गया है। और जब तीसरे बच्चे को उसका आगे का भाग दिखाया था, उसमें दिखाया गया कि तीसरी फिल्म में बच्चों ने तीसरे समय देखा कि लड़के को न तो पुरस्कार मिला और न ही उसको दंड दिया गया। और इस तरह से ये तीन अलग अलग बच्चों को ये दृश्य दिखाया गया। लेकिन बाद में फिर उनसे बच्चों से क्या किया, उन बच्चों को उसी रूम में भेजा गया एक एक करके। तो जिस बच्चे ने ये देखा था कि भाई जिसने आक्रामक व्यवहार किया था उस लड़के ने, और उसको पुरस्कार दिया गया था, तो उस लड़के में आक्रामकता का भाव, गुस्से का भाव सबसे ज़्यादा था, और उसने बहुत ही गुस्से से फिर से वही काम करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा सबसे शांत वो बच्चा रहा जिस बच्चे ने ये देखा था कि उसने आक्रामक व्यवहार किया था और आक्रामक व्यवहार के बाद उसे दंड मिला था। तो जिस बच्चे ने दंड वाली उसका सीन देखा था, उस मूवी का सीन देखा था, तो उस बच्चे ने बिल्कुल शांत व्यवहार रखा, बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं दिखाई। तो इससे ये जो हमारे कोलबर्ग जी क्या कहना चाहते थे, वो इससे ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सीखता है ना, वो समाज को देखकर सीखता है। यानी कि जो भी मॉडल्स हैं उसके लिए, उसके मॉडल्स के व्यवहार को देखता है, और जिस तरह का व्यवहार उसको देखता है, यानी कि अगर उसको दंड मिलता है तो वो उस व्यवहार से बचने की कोशिश करता है, और यदि उसको पुरस्कार मिलता है तो वो उस व्यवहार को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता है। तो इससे वो बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है वो समाज को देखकर सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है। तो इस तरह से ये था बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। अभी बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था उनकी, समाज से सीखता है, समाज के अंदर क्या हो रहा है उस चीज़ को देखकर सीखता है। तो ये सोशल जो लर्निंग है इसके बारे में ये कोलबर्ग बताना चाहता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, सोशल लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 10। नेक्स्ट हमारा जो आता है ये आता है हमारा क्वेश्चन 10। इसमें कहता है कि कौन सा जो निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो फैक्टर नहीं आता। सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो बोबोडोल वाला एक्सपेरिमेंट था वो मन में तो चल रहा था बंडूरा, और ये मुंह से कॉलर निकलता रहा। तो उसका ये कोलबर्ग की बजाय ये हम आएगा, इसके जो दिया गया था बंडूरा वाटसन के द्वारा दिया गया था, ये जो कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग था, किसके द्वारा दिया गया था, बंडूरा वाटसन। ठीक कर लीजिएगा, कई बार गलती से बोल कुछ रहे होते हैं और ये बोला कुछ जाता है, तो इस तरह से हो जाता है।
तो लास्ट क्वेश्चन में ये दिया गया था बंडूरा वॉटसन के द्वारा। और ये 10वां क्वेश्चन है जो ये भी उसी एक्सपेरिमेंट से आगे का है। उसी एक्सपेरिमेंट के आगे उन्होंने क्या था कि जो प्रोसेस है सोशल लर्निंग की प्रोसेस है उसमें मुख्य 4 इसकी प्रक्रियाएं बताई थी। उसमें आता था अटेंशन, रिटेंशन, अटेंशन यानी कि ध्यानात्मक प्रक्रिया ध्यान देना, रिटेंशन यानी कि धारणात्मक प्रक्रिया किसी चीज़ को धारण करना, फिर रिप्रोडक्शन का यानी उत्पादन प्रक्रिया, और फिर उसके बाद मोटिवेशनल प्रोसेस अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाएं। 4 प्रक्रियाएं आती हैं, लेकिन इसमें हमें क्या दिया है, केवल रिटेंशन दिया गया है। तो बाकी जो 3 प्रक्रियाएं हैं इसके अंतर्गत नहीं आती, केवल संग्रहण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 11वां, निम्न में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, धनात्मक पुनर्बलन होता है, वो उसे कहा जाता है जिसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो सुखद होता है, हमारे लिए सुखदायी होता है। वो धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। यानी कि वो पुनर्बलन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि इसमें आ जाएगा हमारा धनात्मक में भोजन इसके अंतर्गत आता है, इसमें भोजन आ जाएगा। इसके बाद पानी, भोजन के बाद पानी आएगा इसमें। और इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें धन आता है, प्रशंसा आता है, प्रतिष्ठा आता है, और इसके बाद इन्फॉर्मेशन है जो, ये सभी पॉजिटिव में आती हैं। तो इसका ये कभी भी जैसे टॉफ़ी है, बिस्कुट है, ये बच्चे को खुशी प्रदान करती हैं, पैसा खुशी प्रदान करता है, तो ये पॉजिटिव है। तो इसमें जो बिटर मेडिसिन है, कड़वी दवाई देंगे तो उसको बच्चे को कोई खुशी नहीं होगी, हमारी आवश्यकताएं की कोई पूर्ति नहीं कर रही, तो ये क्या है, ये हमेशा एक नेगेटिव उसमें आता है, नेगेटिव पुनर्बलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो विकास का के बारे में सही नहीं है। कहता है ये इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया। ये एकदम सही है, विकास हमेशा चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये एक संचयी प्रवृत्ति होनी है, यानी कि क्यूमुलेटिव होती है नेचर में, ये भी सही है। इसमें व्यक्ति की विभिन्नता पाई जाती है कि हर व्यक्ति में विकास अलग क्रम में होता है, अलग तरह से होता है, तो किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा, ये भी बात सही है। लेकिन जो एक आयामी होता है, यानी कि ये यूनि डायमेंशनल, एक ही डायमेंशन होता है, ये गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा मल्टी डायमेंशन, बहुआयामी होता है ये। तो ये इसका जो आंसर है ऑप्शन 2, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अधिगम असमता का शब्द का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो ये देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं एक बार। इसमें दिया गया है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है सबसे पहले किसने दिया था, ये सैमुअल कर्क के द्वारा दिया गया था 1963 में। और ये ऐसे बच्चों के बारे में बताता है जिसकी जो इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है वो सही है, एकदम सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि एक दूसरे के साथ बात करने की, बातचीत करने की, घुलने मिलने की वो एबिलिटी है उसके अंदर। बट लेकिन जो उसको ब्रेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण वो लर्निंग में उसको प्रॉब्लम आती है, यानी कि याद करने में, पढ़ने में, लिखने में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करता है। बाकी उसका जो इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो जो इसी कारण से उसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी नाम दिया गया था, और ये दिया गया था सैमुअल कर्क जी के द्वारा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सैमुअल कर्क, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 14वां क्वेश्चन। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है दिया गया था, इनसाइड थ्योरी किसने दिया था, ये गेस्टाल्टवादी द्वारा। यानी गेस्टाल्टवादियों में किसने दिया था, जो ये गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्टवादी, इसकी जो शुरुआत की गई थी मैक्स वर्दीमर के द्वारा की गई थी। लेकिन जो ये इनसाइड थ्योरी है ये किसने दी थी, ये कोलर के द्वारा दी गई थी इनसाइड थ्योरी। और कोलर क्या था, वो भी एक गेस्टाल्टिस्ट था, यानी कि गेस्टाल्टवादी जो विचारधाराएं थी उनको मानने वाले थे। और गेस्टाल्टवादी जो विचारधाराएं थी वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने ज्ञान का प्रयोग करके करते हैं, कॉग्निशन का प्रयोग करते हैं उसमें। और संज्ञान का अर्थ होता है यानी कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हमारे दिमाग के द्वारा हमारे ज्ञान के रूप में जो हमें ज्ञान है उसका यूज करना किसी काम को करते टाइम। और गेस्टाल्ट शब्द जो जर्मन भाषा से लिया गया है, और जर्मन भाषा में इसका अर्थ होता है संपूर्णता, यानी कि गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्णता। और ये कहते हैं कि हम जब भी किसी समस्या को हल करते हैं ना, तो बिल्कुल कंप्लीटली करते हैं, संपूर्णता से करते हैं, ना कि उसको छोटे छोटे खंडों में। यानी कि कोई समस्या हल कर रहे हैं, एक छोटे छोटे टुकड़ों में हल नहीं करते, उस समस्या को, प्रॉब्लम को कंप्लीटली एक साथ पूरा सोल्व करते हैं। ये गेस्टाल्टवादी मानते हैं। और कोलर भी एक गेस्टाल्टवादी था, उन्होंने भी इनसाइड थ्योरी जो दी थी हमारी, वो कोलर के द्वारा दी गई थी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है कि कौन सा पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल विच इज़ नॉट ए शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें ना
4 चीज़ें दी जाती हैं ये जो शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। एक फिक्स रेशो होता है, वेरिएबल रेशो होता है, फिक्स्ड इंटरवल होता है और वेरिएबल इंटरवल होता है। लेकिन इसमें कहीं भी मोटिवेशन का जिक्र नहीं होता, जो कि हमारा जो मोटिवेशन इसमें दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। तो इसका आंसर आएगा मोटिवेशन अभिप्रेरणा। इसके बाद क्वेश्चन 16, इसमें से किसमें नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है? देखो, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है इसमें से पियाजे जी के द्वारा। ये लेव वाइगोत्स्की ने भी नहीं, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा इस नहीं दिया था, फ्राइड ने नहीं दिया, बंडूरा ने नहीं दिया। नैतिक विकास के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो पियाजे जी के द्वारा ही बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है कि ब्राउन-फिनब्रेनर के द्वारा जो जैव परिस्थिति के सिद्धांत दिया था, उसके नियम और कानून उसमें कौन से फेज़ में आते हैं, कौन से चरण में आते हैं? तो उसने जो बताया गया था, अलग अलग चरण बताए थे। उसने टोटल कितने फेज़ बताए थे? 5 बताए थे। उसने बताया था माइक्रो होता है, मीजो होता है, मैक्रो होता है, क्रोनो होता है, और इसके साथ जो इसका लास्ट फेज़ होता है एक्सो सिस्टम भी होता है इसमें एक। लेकिन जो हमारे जो ये नियम और कानून की बात कर रहा है, ये इसके मैक्रो में आते हैं, वृहद तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी वृहद तंत्र के अंतर्गत इसमें जो हमारी संस्कृति होती है, प्रथाएं होती हैं, सामाजिक आर्थिक जो स्तर होता है, वो सभी भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है कि जीन पियाजे की अवस्था इसमें से कौन सी अवस्था नहीं होती? सबको पता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पियाजे जी ने बताया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया था, संवेदनात्मक गामक अवस्था के बारे में इसमें बताया गया था। लेकिन जो गुप्ता अवस्था, इसका कोई पियाजे जी ने जिक्र कभी नहीं किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लेटेंसी स्टेज आ जाएगा, गुप्ता अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है इसमें, ये कहता है कि जो कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? यानी अगर बच्चा नैतिकता का विकास हो रहा है लेकिन वो दंड से बचने के लिए वो कार्य कर रहा है, तो ये कौन सी स्टेज है? ये जो कोलबर्ग ने बताया था, ये था प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व रूढ़िवादी अवस्था में ऐसा बच्चा करता है कि दंड से बचने के लिए बात मान लेता है, नैतिकता का पालन करता है। और दूसरा इसी के अंतर्गत आता है पूर्व रूढ़िवादी में, प्री कन्वेंशनल में, कि साधनात्मक सापेक्षता जो उन्मुखता होती है, यानी कि व्यक्तिकता और विनिमय। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक बच्चा इसमें क्या है कि जैसे डीलिंग करते हैं ना, ऐसे करता है बच्चा, कि बच्चा दूसरे की व्यक्ति की भावनाओं को भी समझता है और अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको भी समझता है। तो बच्चा एक डील करता है बच्चे के साथ। जैसे अगर कोई काम कहें तो वो कहेगा कि आप मेरी कमर में खुजली कर दो, मैं आपकी कमर में खुजली कर देता हूँ। तो क्या है, वो एक दूसरे के साथ वो जब काम करेगा तब वो काम करेगा, तो एक दूसरे पे दोनों काम म्यूचुअल ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ आती है ये भी इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत ही आती है बच्चे के। और ये जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है 4 से 10 साल की होती है। कौन सी होती है? 4 से 10 साल के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कि किसका अध्ययन है जो मनोविज्ञान एवं बाल विज्ञान के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? यानी कि देखो, बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की और चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो इसमें जब बात चाइल्ड डेवलपमेंट की है तो इसमें इंडस्ट्री का कोई जिक्र नहीं है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की कोई जिक्र नहीं है, तो सोशल का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे एक चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले भी कई बार करा चुका हूँ, कि जो एक बालक है, उसकी लड़का है, यानी कि वो अपनी माता के प्रति अट्रैक्ट होता है। एक छोटी सी एज में जब बच्चा होता है, छोटा होता है, तो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ओडेपस कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब एक लड़का हो माता के हो गया ओडेपस। लेकिन जब एक लड़की होती है उस एज में, छोटी एज में होती है, और अपने पिता के साथ ज़्यादा घुलना मिलना और खेलना पसंद करती है, उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट फील करती है, तो उस अवस्था को बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और ये 2021 में भी पूछा गया था, अभी भी आपका पूछ लिया गया है, ये पहले भी कराया था मैंने आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? जो निकटता का सिद्धांत है ये दिया गया था वर्दीमर के द्वारा, मैक्स वर्दीमर। और मैक्स वर्दीमर क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे, गेस्टाल्टवादी। और जो कि किसी चीज़ को एक, वो कहते हैं कि वो टुकड़ों में बांट कर नहीं, एक संपूर्णता की बात करते हैं हमेशा गेस्टाल्टवादी। अभी आपको ऊपर बताया गया था। इस निकटता के सिद्धांत में ये बताया गया कि जो हमारी आंखें होती हैं, जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उस दिखाई देने वाले जो तत्व, उन तत्वों के बीच में किस तरह संबंधों को हमारी आंखें देखती हैं, उस चीज़ के बारे में निकटता के सिद्धांत में बताया गया है। इसको डिटेल में, थोड़ा लंबा पड़ता है तो डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो तब इसको हम डिटेल में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसका आंसर आ जाएगा वर्दीमर। ये क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने अभी लास्ट 2021 का क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी ये बताए गए थे कि जो डिसकैल्कुलिया है वो किस प्रकार की बीमारी है। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। कैसी है? अधिगम की अक्षमता है, बच्चे को जब सीखने में प्रॉब्लम होती है। और ये कौन से अधिगम में आती है? यानी कि
ये जो मैथ सीखते हैं ना, मैथ के अधिगम में प्रॉब्लम डालती है। मैथमेटिक्स लर्निंग डिसेबिलिटी है ये, डिसकैलिकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24। ऊपर आपको जैसे कि बताया गया था ये सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। वैसे ये जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक, इसमें बहुत सारे अलग अलग ये फैक्टर चलते हैं, उसके टाइप हैं अलग अलग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, फिर उसकी स्ट्रेटजीज हैं, तो एक लंबा पड़ता है ये। तो इसकी बजाय हम यहाँ पे पहले छोटा ही कर लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका जो कौन सा आंसर आया क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार, कौन सा कथन सही है। इसमें ये दिया है कि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो हमारी जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको इंक्रीज कर देता है, यानी कि अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। और ये कथन इसका सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब हम इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। भय संवेग किस प्रवृत्ति से जुड़ा है? भय आता है यानी कि हमारे जो इमोशन होते हैं, फियर का इमोशंस है, वो किससे जुड़ा? पलायन से। जब बच्चा डरता है किसी से, उसका फियर होता है मन में, तो वो उससे टलने की सोचता है, उसको उससे बचने की कोशिश करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है, पलायन करने की कोशिश करता है उस चीज़ से। तो ये किससे जुड़ा है? पलायन से, एस्केप से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखलन संप्रता आधारित है, किससे आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पे आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अभी आपको बताया कि ये एक लंबा टॉपिक रहता है, हम इसको जब डिटेल में करेंगे तो ये भी देखें कि श्रृंखलन संप्रत्यय किस तरह से इसके साथ जुड़ा है। तो अभी आप ये देख लिए, जो हमारी जो चेन की जो कॉन्सेप्ट आता है, चेन बनाने की जो प्रक्रिया आती है, वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के दौरान आती है। सिगमंड फ्राइड जी ने जो व्यक्तित्व से रिलेटेड जो सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत को साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। और उन्होंने जो सिगमंड फ्राइड ने हमारे जो मन की तुलना बर्फ़ के साथ की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे हम बर्फ़ को पानी में डालते हैं तो उसका 90% हिस्सा बाहर रहता है और 90% हिस्सा जो पानी के अंदर रहता है और 10% हिस्सा ही बाहर रहता है। तो इस तरह जो हमारे मन की तुलना की गई है वो ये बर्फ़ के साथ की गई है सिगमंड फ्राइड जी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, काल्पनिक दर्शक या श्रोता किस अवस्था से संबंधित है, यानी इमेजिनरी जो ऑडियंस आती है वो कौन सी स्टेज में आती है? ये आएगा हमारा इसका आंसर एडोलसेंस। जो एडोलसेंस की अवस्था होती है उसमें क्या है, जैसे व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से तार्किक रूप से सोचने लग जाता है, काम में क्रमबद्धता आ जाती है, उसके उद्देश्यपूर्ण सोचता हमेशा, सामने वस्तु न हो तब भी उस पर लॉजिकली तार्किक रूप से सोच सकता है, और उसके अंदर आज्ञानात्मक स्तर का विकास हो जाता है, यानी कि वो एक पहले चीज़ों को उदाहरण के माध्यम से जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बाद में जब उसको एक्सप्लेन किया जाता है उसको बोलते हैं आगमनात्मकता। तो इस तरह जो इंडक्टिव जो स्तर का जो विकास है वो बच्चे के अंदर हो जाता है एडोलसेंस में। तो इसका आंसर आएगा एडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी किसके द्वारा की? विलियम वुंड के द्वारा की गई थी, और ये की गई थी 1879 में, 1879 में। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया विकसित होती है किस अवस्था के? टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस कौन सी अवस्था के होती है? ये सेंसरी मोटर अवस्था, यानी कि जब बच्चा 1 से 1.5 साल का होता है, यानी कि 12 महीने से लेकर 18 महीने का होता है, उस समय इसके अंदर ये इस तरह की ये जो तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया पाई जाती है। और इसको बोल के ये होता क्या, मतलब इस अवस्था के दौरान बच्चा क्या है, जो वस्तुओं के गुण है, किसी गुणों को सीखता है तो वो प्रयास से भूल विधि से सीखता है, यानी कि बार बार वो प्रयास करता है, सफल होता है, भूल जाता है, फिर से प्रयास करता है। तो इस तरह से बच्चा करता है। 1 से 1.5 साल के बच्चा होता है जो 12 से 18 महीने के बीच, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। और सेंसरी मोटर स्टेज हमारी जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। कब से होती है? 0 से 2 साल होती है सेंसरी मोटर स्टेज पियाजे के अनुसार। तो इसीलिए जो ये कौन सी अवस्था में आएगा? सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा साइकोलॉजी का कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में, कोई और जो इस एस्टेट का दूसरा पोर्शन हम सोल्व करवाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।